नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आपके यहाँ पर जितनी भी क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और जब तक कि एक टॉपिक पूरा ना हो जाए पहले आपको उस टॉपिक को समझना है। देखिए, हमने बात की थी थाट की। मैं बार बार कह रही हूँ और फिर से एक बार कहूँगी कि बच्चे थाट और राग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कहेंगे थाट पहले आया या राग पहले आया, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि थाट, राग और ये सब चीज़ें जो हैं मध्यकाल में जब राग रागनी पद्धति का प्रचलन था, ठीक है, जब हम आधुनिक काल में आए तो उसको ही भारत खंडे जी के द्वारा 10 थाटों में हमारी ही सुविधा के लिए कि आगे हम इसको पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, उसको 10 थाटों में विभिन्न रागों को बांट दिया गया। और जो उसमें मेन जो राग था, जैसे कि राग भैरव, तो उस भैरव थाट को भैरव राग का ही नाम दिया गया, जन्य जनक राग पद्धति जिसे कहा गया। ठीक है, तो पहले आप थाट की रचना का पूरा सिद्धांत समझ लें ताकि आपको थाट और राग एकदम आराम से क्लियर हो जाए। एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तभी हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए थाट रचना का सिद्धांत पढ़ लेते हैं ताकि ये जो थ्योरी है ना कि ये ऐसे है वो ऐसे है, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और चक्कर क्या है ना कि हमारी जो म्यूज़िक का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक स्तर पे अगर उसमें थोड़ी सी भी आप लैंग्वेजेस का चेंज करते हैं, जैसे कि कल मैंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तानी पद्धति में 10 थाट हैं और दक्षिण भारत में 19 थाट माने गए हैं। ये बात मैंने कल कही थी आपसे, लेकिन मेरा मतलब आप समझिए, मैं वहाँ बात कर रही थी कि हिंदुस्तानी पद्धति में जो थाट 10 यूज़ होते हैं उसी तरह दक्षिण भारत की जो पद्धति है उसमें यूज़ होने वाले थाट 19 ही हैं बाय वेंकट मुखी। 72 थाट वेंकट मुखी ने ही माने हैं, लेकिन अब पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं वो नहीं रह गया है कि आपसे ये पूछा जाए कि 72 थाट की थ्योरी किसकी है, वेंकटमुखी की। ये लेवल अब नहीं रह गया है, अब पेपर का लेवल हाई होगा। यही मैं आपको कह रही हूँ कि एक किताब से काम नहीं चलेगा, एक जगह पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एक वास्ट सिलेबस चाहिए अपना पूरा म्यूजिक कवर करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बोला कि कर्नाटक में 19 थाट हैं, इट मीन्स कि भविष्य में वहाँ पर 19 मेल ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे भविष्य में हमारे यहाँ 10 थाट यूज होते हैं बाय भातखंडे, वैसे ही कर्नाटक में 19 मेल यूज होते हैं बाय वेंकटमुखी। माने तो 72 हैं, जब आगे हम और अपनी क्लासेस करेंगे तो 72 थाटों की जो एक कॉन्सेप्ट थ्योरी है पूरी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी आपकी अपनी क्लास में। और वो थाट कैसे बने, कैसे वो 72 थाट तक बने और उससे कौन कौन सी रागें उत्पन्न हुई जो वेंकटमुखी ने मानी है, वो पूरी थ्योरी हम आपको इस क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आज हम थाट रचना का सिद्धांत जान लेते हैं ताकि बच्चों को ये चीज़ तो एकदम ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट से हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक थाट में कम से कम, या पहले लिख लेते हैं अधिक से अधिक प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर होते हैं। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि थाट जो है वो संपूर्ण जाति का होता है। अब आप ही मुझे बता दीजिए कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं, 7 ही स्वर होते हैं ना। अच्छा, अब एक चीज ये जान लीजिए कि कभी भी क्वेश्चन पेपर में आपसे ये नहीं पूछता है कि मारवा थाट की जाति क्या है, कभी भी ये पूछता है नहीं। आपसे हमेशा पूछेगा कि मारवा राग की जाति क्या है। ठीक है,
हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि मारवा राग की जाति क्या है, कभी नहीं पूछता कि मारवा थाट की जाति क्या है। अगर हम मारवा थाट की बात करेंगे तो मारवा का क्या है, हमारा मारवा में जो है रे कोमल और मा तीव्र है। अगर हम इसको लिखते हैं तो चलिए, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो हो गया हमारा 7 स्वर, जो कि ये मैंने आपको बताया था 7 स्वर हैं। ठीक है, अब इसमें हम रे कोमल कर देंगे और मा तीव्र कर देंगे। तो क्या रे कोमल और मा तीव्र करने से कोई भी स्वर कम हो जाएंगे, या मारवा थाट हमारा औडव जाति में चला जाएगा, षाडव जाति में चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारा संपूर्ण जाति में ही रहेगा। बार बार मैं कह रही हूँ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है थाट की, ना की बात हो रही है राग की। अगर मारवा राग की बात होगी तो मारवा राग जो है षाडव जाति का राग है। क्यों? क्योंकि इसमें पा वर्जित है। मारवा राग में क्या वर्जित है, मारवा राग में पा वर्जित है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपना थाट का कॉन्सेप्ट जब आप एकदम क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको राग यूं याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर ही होते हैं। इट मीन्स कि जो थाट है वो संपूर्ण जाति का ही होता है। बाय द वे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि थाट संपूर्ण जाति, आपसे जब भी जाति पूछी जाएगी तो राग की ही पूछी जाएगी। वो आपको एक समझाने के बेसिस पे मैंने कहा था। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड चीज क्लियर करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए थाट का थ्योरी। अब स्टार लगा के पॉइंट 2 लिख लेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं अपनी क्लास में आपको जब एक कॉन्सेप्ट पे पूरा समझाऊंगी, मान लीजिए वो थाट हो, राग हो, स्वर हो, कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है, सीटें हैं कम, बच्चे हैं ज़्यादा, तो जब कंपटीशन हाई होगा तो पेपर का जो लेवल है वो भी तो अप होगा। आप पहले के टीजीटी के पेपर उठा के देख लीजिए, 2013 वाले, 2011 वाले, और अब के टीजीटी के पेपर उठा के देख लीजिए। 2-4 क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा कि बच्चे चाहे कितना भी पढ़ लें, वो क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तानों के क्वेश्चन हो गए या किसी घराने से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो कहीं ना कहीं वो घुमा देगा। इसी तरह इस बार के जब केवी के पेपर में आया था तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि एक लाइन दे दी है और पूछा है ये क्या है, रचना है कि रचनाकार है कि क्या है, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो जब आप बेसिक चीज़ों को एकदम अच्छे से एक वास्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब पहले ये नोट कर लीजिए, प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये लिख लीजिए कि थाट में क्या होता है, पकड़, आलाप, तान आदि की आवश्यकता नहीं होती। आदि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब इस लाइन को भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पकड़, आलाप, तान आदि की आवश्यकता क्यों नहीं होती। मैं बार बार कहूंगी, यहाँ हम थाट की बात कर रहे हैं। थाट में अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ भैरव के लिए, चलिए, सा रे गा मा पा धा और नी, ये मैंने अपने सातों स्वर लिख दिए। भैरव में क्या है, रेधा कोमल है, यहाँ मैं रेधा कोमल कर दूं, तो क्या आप पहचान नहीं जा रहे हैं कि ये भैरव थाट है? तो अब बताइए, इसके लिए किसी अलग पकड़ की जरूरत है, किसी आलाप की जरूरत है? नहीं, यही तो है थाट रचना का सिद्धांत। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि पकड़, आलाप, तान आदि की आवश्यकता नहीं होती थाट में। हाँ, ये आवश्यकताएं मस्ट होती हैं राग में। राग में अगर पकड़ नहीं होगी तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे वो कौन सा राग है। ठीक है, अब आप थर्ड पॉइंट लिख लीजिए
मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर होते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जब भी 7 स्वर यूज होते हैं, 7 का मतलब ही क्या है, संपूर्ण। तो जब भी 7 का मतलब क्या है, संपूर्ण। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, षाडव। और 5 का मतलब ही क्या है, ऑर्डर। ये आपको समझाने के लिए बस मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहूंगी कि थाट संपूर्ण होने के साथ साथ थाट में 7 स्वर यूज होते हैं, इसीलिए वो संपूर्ण होता है। देखिए आप अभी यही एग्जाम्पल देख लीजिए, भैरव थाट मैंने लिखी, क्या भैरव तो चलिए राग भी संपूर्ण है। मारवा मैंने लिखी थी अभी एग्जाम्पल में, तो क्या ऐसा मैंने किया था कि मारवा का थाट का जब मैं आरोह लिख रही थी तो उसमें एक भी स्वर कम किया हो, नहीं। एग्जैक्टली मेरा मतलब यही है। देखिए कंफ्यूजन कहाँ से आती है, बच्चे कहेंगे शुद्ध होता है तो ये स्वर क्यों नहीं होता है, वो स्वर क्यों नहीं होता है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मारवा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ मारवा थाट, ठीक है। मारवा थाट का है सा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपका वो जो एक है ना बेसिक क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन मत करिए, इसको समझिए। ये है हमारा सिंपल आरोह, ये अभी मारवा का आरोह नहीं है। मारवा का आरोह अभी ये नहीं है, अभी ये हो गया मारवा का आरोह, ठीक है। ये तो हो गया थाट मारवा का आरोह। लेकिन जब हम राग मारवा का आरोह लिखेंगे तो उसमें पा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि राग मारवा में पा वर्जित है। लेकिन थाट में तो ऐसा नहीं है ना, इसीलिए मैं बार बार कहूंगी कि शुद्ध और विकृत स्वर तो यूज होंगे ही थाट में, लेकिन थाट हमेशा संपूर्ण जाति का होगा। देखिए सा शुद्ध है, गा शुद्ध है, पा शुद्ध है, धा शुद्ध है और नी शुद्ध है, लेकिन रे विकृत हो गया, कोमल विकृत, और माँ विकृत हो गया, तीव्र विकृत। शुद्ध और विकृत स्वर हमारे थाट में यूज होंगे, लेकिन थाट क्या है, हमेशा संपूर्ण जाति में होगा, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी, चाहे वो संगीत की क्लासेस हो या किसी भी विषय की क्लासेस हो, उसमें आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित क्लास है और इसमें आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन हम दे ही नहीं सकते। हमारे यहाँ से बच्चे टीजीटी में, केवी में, पिछली बार के नवोदय में और अभी फिलहाल आसपास के ये एमपी टेक में बहुत सारे बच्चे संगीत में क्वालिफाई हुए हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता।